नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजू अपनी माँ संध्या का एक लौता बेटा था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो बहुत ही स्मार्ट था। साथ ही वो अपने दोस्तों और परिवार वालों के अलावा ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था। एक दिन कॉलेज में संजू का दोस्त राजन उसे बोलता है, यार साला क्या जिंदगी है, सुबह बस में धक्के खाते खाते कॉलेज जाओ, यहाँ आके टीचर की बकवास सुनो और घर जाके पेरेंट्स के ताने। लाइफ में तो मनोरंजन जैसे मर ही गया हो। अरे तेरी क्या प्रॉब्लम है यार, जब देखो तू अपनी लाइफ को कोसता ही रहता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने से जोया और उसका दोस्त अक्षय आ रहे होते हैं। दोनों संजू और उसके दोस्त के पास जाते हैं। तभी जोया बोलती है, संजू, अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में मूवी देखने चले। सॉरी, आई हैव सम वर्क टू डू, सो आई कांट कम विद यू। अबे ओ माँ के लाडले, सुंदर कन्या सामने से पूछ रही है तो मना नहीं करते। हाँ ये आ जाएगा, काम का क्या है, आज नहीं तो कल, अगले जन्म में तो कर ही लेगा। संजू का मन ना होने पर भी राजन के कहने पर वो मान जाता है और शाम को घर से बाइक लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे जोया का दोस्त अक्षय मिलता है, जो सड़क किनारे खड़ा होकर टैक्सी का वेट कर रहा होता है। उसके पास जाकर वो अपनी बाइक रोककर बोलता है, अरे तुम यहाँ, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? अरे नहीं, वो मुझे अपने नए घर में शिफ्ट करना है, तो उसी के लिए मैं सामान लेकर टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। पर मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई टैक्सी मिलेगी। क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? पर तुम मूवी के लिए लेट हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो ना। संजू के इतना कहने पर अक्षय उसकी बाइक पर बैठ जाता है और रास्ते में सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है, जिसे देखकर संजू जोर से ब्रेक लगाता है और अक्षय उसे जोर से पकड़ लेता है। जिसके बाद संजू को एक अजीब सी स्वीट फीलिंग आती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जिसके बाद कुछ ही देर में दोनों अक्षय के नए घर पहुंच जाते हैं और संजू वहां से अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बोलता है, अक्षय के टच करने पर मुझे कुछ अच्छा सा फील क्यों हुआ? ऐसा तो मैंने कभी किसी लड़की के टच करने पर भी महसूस नहीं किया। अगले दिन कॉलेज में जोया उससे रात को ना आने का कारण पूछती है, पर संजू सिर्फ उसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद से संजू अक्षय के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताने लगता है। अक्षय को भी संजू के साथ रहना और उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही उनके रिलेशनशिप को पूरे 5 महीने हो जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद संजू अक्षय को कॉल करके पार्क में मिलने बुलाता है और वहां आकर अक्षय बोलता है, हे व्हाट्सअप मैन, क्या बात है, खुद कॉल करके बुलाया तुमने? मेरी याद से तड़प रहे थे क्या? अक्षय के इतना कहने पर संजू उसे जोर से हक कर लेता है और बोलता है, याद तो आएगी ना, पिछले 2 दिन के बाद जो मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। ऐसा है तो तुम अपनी माँ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता क्यों नहीं देते, ताकि हम साथ रह सकें? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? पर हर बार ये सोचकर चुप हो जाता हूँ कि वो ये सब सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगी। जिसके बाद वो कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर संजू अक्षय को अपनी बाइक पर घर ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है और उसे बोलता है, माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर गुस्सा मत करना, पहले पूरी बात सुनना। ऐसा भी क्या बताना है तुझे जो तुझे इतने पसीने आ रहे हैं? कहीं तू एग्जाम में फेल तो नहीं हो गया? देख, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुझे चप्पल से सूद दूंगी। अरे माँ, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं। वो मैं आपसे कह रहा था कि माँ, मुझे लड़के पसंद है, मुझे नहीं पसंद आती लड़कियां, मैं गे हूँ। कसम खा रखी है ना तूने कि तू नहीं सुधरेगा। मतलब पहले तो बस मजाक करता था, लेकिन अब ऐसे वाहियात मजाक करने लगा है। तू रुक, बिना चप्पल खाए नहीं मानेगा। माँ सुनो, देखो मेरी तरफ, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक गे हूँ, मुझे लड़के पसंद आते हैं, नहीं पसंद आती मुझे लड़कियां, और इस बात से मैं नकार नहीं सकता क्योंकि मेरी रीढ़ में अरे निकम्मे, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे अकेले ही पाला है।
इसलिए नहीं कि तू गे बने। मुझे लगता है कि तुझ पे कोई बुरा साया है। हाँ, तभी तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप सुनो तो सही। संध्या संजू की बात को नहीं समझती और ना ही ये मानने को तैयार थी कि उसका एक लौता बेटा गे है। अगले दिन वो एक झाड़ फूक वाले बाबा को लेकर घर आती है और संजू की तरफ इशारा करके बोलती है, बाबा जी, यही है मेरा बेटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ भी कीजिए, बस इसके सर से ये गे होने का भूत उतार दीजिए। जिसके बाद वो बाबा संजू के सर पर झाड़ा लगाने लगता है, जिससे संजू चीखता है और गुस्से में आकर बोलता है, अच्छी, ये सब क्या है माँ? और आप अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। वो बाबा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और संध्या उसे डांटते हुए बोलती है, तू पागल हो गया है क्या? क्यों जाने को बोला बाबा को तूने? बस माँ, गे होना कोई ओपरी साया नहीं है। आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो तो ठीक है, मैं बस प्रिटेंड ही कर सकता हूँ कि मैं गे नहीं हूँ, जैसे मैं पिछले 5 महीनों से कर रहा हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है, बस मैं लड़कों की तरह लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लड़के पसंद है माँ, मैं एक गे हूँ। इतना कहकर संजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अक्षय से मिलकर बोलता है, अक्षय, माँ हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए हमें हमारे बीच की रिलेशनशिप को अभी एंड करना पड़ेगा। पर संजू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं और इसी के साथ साथ किस करके एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। ये सब वहाँ खड़ी जोया देख लेती है और हैरान हो जाती है। अगले दिन जब संजू कॉलेज आता है तो जोया उसके पास जाकर बोलती है, अरे मैं तो तुम्हें स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो मीठे निकले। तभी कहूँ, इतनी लाइन देने के बाद भी तुम पिघले क्यों नहीं? ये सब सुनकर संजू को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता। धीरे धीरे सारे कॉलेज और उसके सारे पड़ोसियों को भी उसके गे होने की बात पता चल जाती है। सब उसे इस बात के लिए बुरी नजरों से देखने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अक्षय से ना मिलने के कारण भी अब वो चुप चुप रहने लगता है। उसकी माँ संध्या से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो एक डॉक्टर से इस बारे में पूछने जाती है और वो डॉक्टर उसे बोलती है, देखिए संध्या जी, गे या लेस्बियन होना कोई बीमारी नहीं होती। ये सब हमारे हार्मोनल चेंजेस पर निर्भर करता है। आमतौर पर इंसान अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं, पर अगर इसका उल्टा होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे बीमारी का नाम दे देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। गे इंसान भी अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। अब तो सरकार ने भी समलैंगिकता को मंजूरी दे दी है, तो आप अपने बच्चे को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती? डॉक्टर की बातें सुनने के बाद संध्या को समझ आता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। जिसके बाद वो अपने बेटे संजू के पास जाती है और उसे बोलती है, सॉरी संजू बेटा, एक माँ होकर मैं तुझे समझ नहीं पाई, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे लिए बहू लाए या दामाद, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, फिर वो लड़के से हो या लड़की से। मैं बस तेरी खुशी में ही खुश हूँ। संध्या के इतना कहने पर संजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। राधा और शकुंतला दोनों पड़ोसने थी। जहाँ एक तरफ राधा तेज चालाक तो वहीं दूसरी तरफ शकुंतला शांत स्वभाव की थी, और इन्हीं दोनों की तरह थी इनकी बहुएं। राधा की बहू कावेरी जुबान की कड़वी और हरकतों में बदतमीज थी, तो वहीं शकुंतला की बहू मीनाक्षी गुड़ की तरह मीठी और सुलझी हुई थी। एक सुबह शकुंतला घर के बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी मीनाक्षी उसको आकर बोलती है, माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी ये काम। आप जाइए अंदर जाके चाय पीजिए, मैंने टेबल पर रख दी है। अरे बहू, सारा काम तो तू ही करती है घर का, ये छोटा सा काम मैंने कर लिया तो क्या हो गया? मेरे होते आप काम करोगे तो मेरे होने का फायदा ही क्या है माँ जी? चलो आप जाओ चाय पियो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर
मीनाक्षी अपनी सास को अंदर भेजकर खुद पौधों को पानी देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन के घर में राधा अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? चाय लाके दे दे नास पीटी, पूरा दिन बस मेरा खून पीती रहती है। अरे कम से कम सुबह चाय तो पिला दे। चाय की क्या जरूरत है? पता भी है दूध कितना महंगा है। ये पानी पी और शांत रह। पूरा दिन चिल्लाती रहती है बुढ़िया। हाय रे, मेरे तो भाग ही फूट गए जो ऐसी करम जली मेरे सर पड़ गई बहू के रूप में। वाह वाह, भाग फूटे है। अरे ओ मेरी सड़ेली सासू माँ, भाग अच्छे होते भी नहीं आपके, क्योंकि कभी कर्म अच्छे किए हैं। और ये रोना रोती रहो अपने भाग पर, ठीक है? मैं तो चली अपने कमरे में सोने। कावेरी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और शकुंतला का बेटा अमन ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर शकुंतला बोलती है, आ गया बेटा, दिन कैसा रहा तेरा? अरे माँ, दिन बहुत ही अच्छा था और एक गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए। कैसी गुड न्यूज अमन जी, हमें भी बताइए। अरे मीनाक्षी माँ, मुझे प्रमोशन मिला है। अब मैं कंपनी का मैनेजर बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए? हम अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुला के दावत रखते हैं बेटा। ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगे। शकुंतला और मीनाक्षी तैयारी में लग जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी का पति सौरभ ड्रिंक करके घर आता है और उसको ऐसे बेसुध हालत में देखकर वो गुस्से से उससे कहती है, हाय राम, इस आदमी ने तो शर्म बेच खाई है। रोज ही ऐसे बेसुध हालत में लुढ़कता पुढ़कता आ जाता है। मेरा बस चले तो झाड़ू से सूद दूं इसको। अरे करम जली नास पीटी, तेरा पति है वो, कैसे बोल रही है उसको? कोई शर्म लिहाज बचा है तेरे में या नहीं? ओ बुढ़िया, जितना ज्ञान तू मुझे देती है, अगर इतना ही अपने इस पियक्कड़ बेटे को दिया होता ना, तो शायद आज ये इंसान होता। दोनों सास बहू की लड़ाई देखकर सौरभ बोलता है, अरे तुम दोनों कभी तो चुप रहा करो। जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। जीना हराम कर रखा है मेरा। हाँ हाँ, तुमने तो हमें जैसे खुशियों भरी जिंदगी दे रखी है, जो खुद चैन से जीना चाहते हो। वो तीनों आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शकुंतला आती है, जिसे देखकर तीनों चुप हो जाते हैं और वो उनसे बोलती है, राधा बहन, मैं तुमको आमंत्रित करने आई थी। मेरे बेटे को काम में तरक्की मिली है, तो इसी खुशी में छोटा सा जश्न रखा है घर पर। तो बहन कल पूरे परिवार के साथ आना। रात का खाना हमारे यहीं होगा आप सबका। हाँ ठीक है बहन जी, आ जाएंगे। इसके बाद शकुंतला वहाँ से अपने घर चली जाती है और राधा उसके जाने के बाद कहती है, जानबूझकर हमको जलाने के लिए न्योता देने आई थी। कोई मौका नहीं छोड़ती है पड़ोसन हमको नीचा दिखाने का। और एक इसकी बहू इसकी गुलामी करती रहती है, जिसकी वजह से इसे और घमंड आ गया है। और एक मेरी बहू है। हाँ हाँ, आगे बोलो बोलो। मेरे बारे अगर कुछ भी बोला तो ना यहीं खड़े खड़े आपकी इज्जत उतार के रख दूंगी। इनकी तकरार हर बार की तरह जारी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमन अपने कमरे में नहाकर आता है कि तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, मोहतरमा, जरा हम पर भी ध्यान दे दीजिए। पूरा दिन बस काम और माँ की सेवा में ही निकाल देती हैं आप। जी, सारा ध्यान आपके ऊपर ही तो है। और माँ जी हैं वो हमारी। अब उनकी सेवा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? सच में मैंने कोई पुण्य ही किया होगा। शायद जब ही तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे, जिसने मुझे और मेरी माँ को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। जी, ये मेरा फर्ज है। और अब आप फ्रेश हो जाइए और बाहर आ जाइए, खाना तैयार है। जैसा आपका हुक्म, अभी आते हैं। मीनाक्षी खाना लगाती है। सभी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों सास बहू रात के जश्न की तैयारियों में लग जाती हैं। अमन भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाने के लिए उन्हें फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी बहू की बुराई करते हुए उससे कहती है, अरे ओ सत्यानाशी, जरा इधर आ। मेरे पास उस पड़ोसन के जश्न को खराब करने का एक प्लान है। इसमें साथ देगी मेरा? हाँ हाँ, उल्टे काम तो जितने मर्जी करवा लो मेरे से। तो सुन, हम रात को सौरभ को नशे की हालत में जश्न ले जाएंगे और वहाँ पर वो तमाशा करेगा, जिससे उनकी पार्टी खराब हो जाएगी और आसपास के लोग भी उनका मजाक उड़ाएंगे। हाँ वाह माँ जी, इन कामों में तो सही दिमाग लगावे हो आप।
आखिर मेरी टक्कर की हो आप भी। शाम होती है। शकुंतला के घर मेहमान आना शुरू होते हैं। अमन के कुछ दोस्त भी आते हैं और कुछ ही देर के बाद राधा भी अपने बेटे और बहू के साथ आ जाती है। शकुंतला और उसका पूरा परिवार सभी का दिल से स्वागत करते हैं और खाने पीने की चीजें भी उन्हें सर्व करते हैं। सौरभ एक कोने में कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। सब कुछ अच्छे से चलता है कि तभी कावेरी अपने पति के पास जाकर उससे बोलती है, अरे अब चुपचाप बैठे यहाँ ड्रिंक टक रहे हो, यहाँ ड्रामा क्यों नहीं दिखा रहे, चलो करो तमाशा। इतना कहकर कावेरी उसके हाथ के ड्रिंक गिरा देती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी माँ और बीवी को उल्टा बोलता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हुए कहते हैं, कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, बेटा अपनी बीवी और माँ को कितना उल्टा बोल रहा है। लोगों के मुंह से अपनी बुराई सुनकर उसकी सास का सर शर्म से झुक जाता है और सौरभ को वहाँ से वो लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता और हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और आज मेरे दोस्त की पार्टी बर्बाद करने के प्लान से तुम दोनों यहाँ आई हो। सौरभ की ये बातें सुनकर शकुंतला और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद अमन उनसे कहता है, राधा आंटी, सौरभ की कोई गलती नहीं है इस तमाशे में। आप दोनों की वजह से ही वो इतना परेशान रहता है कि ड्रिंक करने लग गया है। हाँ राधा आंटी, आपकी बहू से झगड़े की आवाज आए दिन आस पड़ोस में गूंजती रहती है। अगर आप दोनों प्यार से रहती तो सौरभ भैया ऐसे कभी नहीं होते। और कावेरी बेटा, तुमने कभी अपनी सास को माँ नहीं माना। एक बेटी, एक औरत ही अपने घर को संवार और बिगाड़ सकती है, पर तुमने कभी इसको संवारने की सोची ही नहीं। और राधा आंटी, बहू को बेटी मानोगी तो वो भी आपको माँ जैसा सम्मान और आदर देगी, पर आपने तो कभी कोशिश तक नहीं की। शकुंतला और उसके परिवार की बातें सुनकर सौरभ उनसे कहता है, अरे शकुंतला आंटी, आप भी किसके आगे माथा फोड़ रही हो, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। अपने बेटे और बाकियों की बातें सुनकर राधा और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो शकुंतला आंटी और मीनाक्षी बहन। तुम्हारी तरक्की से जलकर हम सास बहू ने ये प्लान बनाया, जबकि हमारे घर की बेकार हालत के लिए आखिर जिम्मेदार तो हम ही थे। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो। साथ ही सौरभ बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। तेरी माँ होकर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तू इतना कैसे बदल गया, जबकि तेरे बदलने की वजह तो सिर्फ हम ही हैं। कोई बात नहीं माँ, तुमको समझ आ गया ना, यही बहुत है। अब से तुम और कावेरी अगर माँ बेटी की तरह रहोगे तो मैं भी वादा करता हूँ कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा और मेहनत करके आप दोनों के लिए हर खुशी लाने की कोशिश करूँगा। वो दोनों सभी से माफी मांगकर अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करती हैं और शकुंतला अपने बहू और बेटे को लेकर वहाँ से एक परिवार की तरह वापस चली जाती है। साथ ही खुशियाँ भी उसके घर वापस आती हैं, जिसके बाद सभी जश्न का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। वंदना रोज की तरह अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी उसका पति मोनू काम से आकर अपनी ड्रिंक की बोतल लेकर उसे पीने बैठ जाता है, जिसे देखकर वंदना गुस्से से कहती है, हाय रब्बा, इस आदमी ने तो मेरा खून पी के रखा है। कितना देर टब्बर च फंस गई मैं। अरे तो क्यों इतना खून जलाती है? मैं बस पीता ही तो हूँ ना, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा ना। मेरे नाल ना जुबान न लड़ाओ। मैं कह रही हूँ, जे मैं मायके चली गई ना ता फिर कल्ले पटक दे रहे हो। मुझे मत दो ये धमकी, जाना है तो अभी जाओ। वैसे भी मैं कल्ला चंगा, वे मैनू तेरी लोड़ नहीं। हाँ हाँ, हुण तां तुसी मैनू कहना ही है। अरे मेरे नालों तां चंगी ये बोतल है, एदे नाल ही ब्याह कर लेंदे। मोनू अपनी ड्रिंक नहीं छोड़ता, जिसके चलते वंदना उसके सामने खाने की थाली पटक कर चली जाती है और मोनू पीते पीते वहीं सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह वंदना उठती है, जिसके बाद वो मोनू को ऐसे सोफे पर पड़ा हुआ देखकर उससे कहती है, मेरी ता मती मारी गई सी, जेड़ा मैं इस बंदे नाल ब्याह कर बैठी। रोज रोज पी के आ जांदा है, उत्तों मरी मज वांगू सोफे ते पसर जांदा है।
ਅੱਗ ਲੱਗੇ जाके इन्नू ते एदी बोतला नू। मोनू के कानों में वंदना के तानों की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो उससे बोलता है, मीनू तू चैन नाल जीण क्यों नहीं दिंदी मैनू? सवेरे सवेरे तेरा शुरू हो जाता है तेरा टैप रिकॉर्डर। हाँ हाँ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿल्लाना लगता है। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ करूं। ਹੁਣ जब बोलदी ਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चिल्लाना लगता है। अरे तो सभी यही बोलते हैं शादी से पहले, मैंने कोई अलग से थोड़ी बोला है। वैसे भी मैनू नहीं पता कि बोलना था कि नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੰਦਨਾ ਨਹੀਂ। वो मैं तो पहले ही गया सी कि तेरा नाम तेरे ते सूट ही नहीं करता। अपना नाम वंदना तो हटा के बांदरी रख ले। सारा दिन तेरी खीक ही नहीं मुकदी। उतो खून पींदी है वो अलग। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਪੀਉਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। यार मैं चलिया, तेरे तां गल्लां दे बॉम्ब फुटदे ही रहने ने। मोनू नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाता है। वंदना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करके वंदना टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी चाची सास बबली वहाँ आकर उससे बोलती है, अरे वंदना, तेरा सारा काम हो गया क्या? हाँ जी चाची जी, अपने बेटे नु समझाओ कुछ। मैं तो पागल हो गई इस बंदे दे चक्कर च। अरे मैं क्या समझाऊं, पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। तेरा चाचा कम है क्या? पीने के बाद उसे भी कोई होश नहीं रहता। उनको संभालते हुए तो मैं ही पागल हो जाती हूँ। सच्ची मैं तो फंस गई ब्याह करके। अच्छा ये सब छोड़, परसों मोनू का जन्मदिन है, ये बता खाने में क्या बनाएगी? मैं नहीं बना रही है नाली कुछ। अरे दफा होन जाके किते, बारों ही डफ के आ जाते ने, घर दा की खानगे। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वंदना के ससुर रमेश वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं बनाना कुछ, मैंने सबको बुला लिया है। मोनू के जन्मदिन पर मैं पैसे दे दूंगा, तुम सामान मंगवा लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वंदना अपनी चाची सास से बोलती है, देख लो, पूरे टब्बर ने मिन्नू नौकर समझ रखा है। बेटा मेरी नहीं सुनता तब बाप किसे दी नहीं सुनता। बेटा गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती, हमें ही सुनना भी पड़ता है और हमें ही समझना भी पड़ता है। कुछ देर बात करने के बाद वंदना रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जन्मदिन वाले दिन सुबह मोनू काम पर जाने से पहले वंदना से बोलता है, ओ चुड़ैल किथे है? रोटी मिलूगी या भूखा ही चला जावा? वंदना हाथ में बेलन लिए बाहर आती है, जिसे देखकर मोनू कहता है, नहीं देनी रोटी दा मना कर दे, डरा क्यों रही है? हाँ, तानू ता मैं चुड़ैल दिखदी आ ना, ताही ता मेरे तो डर रहे हो। जरा अपनी अखां नू ना खोल के देखो, डब्बा तुहाडे सामने पिया है। ओ सॉरी, तेनू देखण च इन्ना खो गया मैं, चेता ही भुल गया मैं ता। तू है ही इन्नी सोहनी मेरी बांदरी। फालतू ना मक्खन लगाने दी लोड़ नहीं है मैनू, दफा हो हुण इत्थों। मोनू अपने काम पर चला जाता है। शाम को सारे रिश्तेदार जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर आते हैं, जहां मोनू भी घर आकर अपने ताया के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। जिसके बाद वो वंदना के पास जाकर उससे कहता है, ओ चुड़ैल मैं आ गया, केक कहाँ है, ला काटूं। मोनू के ड्रिंक करने की वजह से वंदना फिर से गुस्से में उससे कहती है, फिर तो आ गए ना पी के। मैं ता कहनी आ बिना पीते इस बंदे दा गुजारा ही नहीं हुंदा। अरे वो ना बेचारे दुकानदार की सुबह से एक भी बोतल नहीं बिकी थी, इसलिए मैंने आज अपने जन्मदिन वाले दिन ही उसकी बोनी करा दी बोतल खरीद कर। और अब खरीदी थी तो पीनी भी पड़ती ना। हाय हाय, थोड़ी भी शर्म नहीं है इस बंदे विच। अरे कम सो कम ए ता सोच लेंदे, घर विच इन्ने सारे लोकी आए ने, उन्हां सामने इदा पी के आओगे ते ओ की कहणगे, की सोचणगे तुहाडे बारे। अरे वो कुछ ना सोचे इसलिए मैंने उसको भी पिला दी। जाकर देख लो चाचा जी और ताया जी, वो भी टोले हैं पूरे। देखा कितना समझदार हूं ना मैं। जिंदगी बर्बाद कर ਦਿੱਤੀ इस बंदे ने ता मेरी। ना इन्नू मेरी परवाह है ते ना साडे फ्यूचर दी परवाह है। वंदना की इस बात पर मोनू को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या जिंदगी बर्बाद कर रखी है? अरे रोज रोज ताने देती रहती हो कि जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैंने कहा था मुझसे शादी करो,
मना कर देती ना, इतना ही दुख है तो। हाँ हाँ, उस वेले ता मेरी मती मारी गई सी, पर हुण ता मैं भुगत रही है ना। क्या भुगत रही है? मैं तुझे पीकर मारता हूँ क्या, या गालियाँ देता हूँ, या फिर लोगों से झगड़ा करता हूँ? ता फिर पीना जरूरी है कि मैं पुछदी हां कि पी नाल केड़ी खुशी मिल जाती है, मेनू दस दो, मैं भी थोड़े कुट ला लांगी। वंदना और मोनू के झगड़े की आवाज सुनकर उसका ससुर और चाची सास वहां आते हैं और पूछते हैं, हुण की गल होगी पुत्र? अपने पुत्र नु ही पूछ लो, अज फेर आ गया पी के। अरे तुझे कितनी बार बोला है इस घर में पीकर मत आया कर। मोनू बेटा देख, अब तेरी शादी हो गई है, परिवार है तेरा, आगे जाकर बच्चे भी होंगे, उनके सामने भी ऐसे ही पीकर आएगा क्या? अगर आएगा तो उन पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा तो समझदार बन जा, अब जिम्मेदारियां आ गई हैं तो तुझे बदलना पड़ेगा। तो चाची ये बात ये प्यार से भी बोल सकती है, जब देखो यही कहती रहती है कि जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, जिंदगी बर्बाद कर दी इसकी। वंदना बेटा तू भी समझ, ये रिश्ता दोनों की मर्जी से ही तो जुड़ा है ना, तो दोनों को निभाना पड़ेगा। कुछ अपनी आदतें वो सुधारेगा और कुछ तू समझ ले बेटा, हमारे लिए तो तुम दोनों एक जैसे ही हो, तभी तो तुम्हें समझा रही हैं। हाँ जी चाची जी, तुसी सही कह रहे हो, कदी कदी मैं गुस्से विच ज्यादा ही बोल जानी आ, मैनू माफ कर दियो। मैं भी नहीं पीऊंगा, बस तुम खुश रहो। मैं तुमसे जान के लड़ता हूँ ना यार, क्योंकि प्यार भी तो तुमसे ही करता हूँ। अब से नहीं पीऊंगा इतनी, और अपने भविष्य के लिए और मेहनत करूंगा। बस ये ताने वाने मत मारा करो यार। अरे अगर लड़ाई खत्म हो गई हो तो केक काट ले क्या बाहर जाके। हाँ जी चलो चलो। जिसके बाद सभी बाहर जाकर मोनू के जन्मदिन का केक काटते हैं और पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खुशी खुशी टाइम स्पेंड करती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।